वही है। हेडिंग क्या है हमारा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। मतलब क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का? मतलब क्या है? बियॉन्ड द पावर। भैया साफ साफ बोला है, कंपनीज एक्ट ने पावर दे रखी है, उसको क्रॉस नहीं करो। आपके मेमोरेंडम में पावर दे रखी है, उसको क्रॉस नहीं करना है। आर्टिकल में पावर दे रखी है, उसको क्रॉस नहीं करना है। रेजोल्यूशन अग्रीमेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें चलती है। अब अगर आपकी हेडिंग देखोगे तो हेडिंग में साफ लिखा है, क्या लिखा है? इंप्लाइड पावर। अक्सर हम दो टर्म देखते हैं, एक होता है एक्सप्रेस करना और एक होता है इंप्लाइड। मतलब बता सकते हो अगर याद हो तो? वेरी गुड। हम ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे। कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर मैंने बोला कि भैया मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने इसे एक्सेप्ट कर दिया, तो अग्रीमेंट में साफ साफ एक्सप्रेस कर रखा है तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन। तुमने साइन किया है, मैंने साइन किया है, तो एक्सप्रेस है ना, मतलब तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट बातें हो रही है, ठीक है। इम्प्लाइड, मैंने बोला मूवी देखने चले, तुम लोग ने साफ बोला हाँ दीदी चलेंगे, एक्सप्रेस किया ना। सौम्य ने बोला दीदी देखता हूं मैं, अब उसने कुछ बोला नहीं है, सीधा ये मूवी थिएटर में आ जाता है, तो मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तुम लोग यहीं बोलकर जाते हो और मिल जाते हो, और वो बोलता कुछ नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया उसने, बाय कंडक्ट, बाय एक्शन, इम्प्लाइड। क्या इम्प्लाइड का मतलब समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना, मैंने अभी तुम्हें वर्ड मीनिंग बताया इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड पावर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैंने समझाया इम्प्लाइड पावर। मतलब जो चीजें आपके मेमोरेंडम में लिखी है कि आप ये काम कर सकते हो, दैट वाज एक्सप्रेस। वापस, दैट वाज एक्सप्रेस। इंप्लाइड मतलब क्या होगा? जो लिखा नहीं भी है, जो लिखा नहीं भी है, वो भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और थोड़ा डिटेल में समझे। द पावर एक्साइजेबल बाय द कंपनी आर टू बी कन्फाइंड टू द ऑब्जेक्ट, लिखा हुआ है। कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा है। भैया हम आईटेक्स कंपनी बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम 11 को पढ़ाएंगे, 12 को पढ़ाएंगे, हम उसके बाद जितने भी उस कॉमर्स से रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्स होते हैं हम वो पढ़ाएंगे, ये मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा है, स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। क्या पहली लाइन समझ में आ गई? पहली लाइन समझ में आ गई। कंटिन्यू। वाइल दी ऑब्जेक्ट आर टू बी स्पेसिफाइड, जब आप ऑब्जेक्ट में ये सारी बातें अच्छे से स्पेसिफाइड कर रहे होंगे, तो पावर, जो भी पावर से एक्साइसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, कंपनी वो कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो भी आपने लिखा या तो वो एक्सप्रेस हो या फिर वो इंप्लाइड हो। पूरा फोकस इंप्लाइड की तरफ है, ठीक है। नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड, मतलब कि कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको इनडायरेक्टली वो पावर भी मिल जाएगी, ठीक है। आपको इनडायरेक्टली भी वो पावर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईटेक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करूंगी, मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा, तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हूँ, तो मुझे लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें मुझे एक्सप्रेस तरीके से लिख देना है। लेकिन इनकेस अगर मुझसे मिस हो गया, इनकेस मुझसे कुछ लिखना मिस हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था और मैं नहीं लिख पाई, तो मुझे वो इंप्लाइड तरीके से मिल जाएगी। मतलब वो जरूरी नहीं है लिखना। क्या ये बातें समझ में आ रही है? बता रही, ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एवरी कंपनी में नेसेसरली पोजेस दिस सर्टेन पावर, हर कंपनी के पास अपने आप में कुछ सर्टेन पावर होती है, विच आर इम्प्लाइड। कुछ पावर कंपनीज एक्ट ने बोल दिया भैया हमने दे दिया, हमने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू मैं बता रही हूँ, ठीक है, समझना। तुम लोगों ने मुझे ठेका दिया, तुम लोग मकान मालिक हो, करना है क्या ऑन? नहीं, चलो। तुम लोगों ने मुझे ठेका दिया घर बनाने का, तुम लोग सब मकान मालिक हो, तुम लोग मुझे मिलकर पैसा दोगे और मैं घर बनाऊंगी, ठीक। अब मैंने अग्रीमेंट में क्या लिखा, थोड़ा सा समझना। आप मुझे 1 करोड़ दोगे, मैं आपका घर बनाऊंगी, ठीक है। अब जब मैं आपका घर बनाऊंगी, तो मैं आपके इसमें एक हॉल निकालूंगी, 4 कमरे निकालूंगी, एक किचन निकालूंगी, 4 लाइट बाथ निकालूंगी, ऐसे लिखा होगा। मान लो मैं लिखना भूल गई, खिड़की दरवाजे, तो अब मैं तुमसे बहस करूंगी, खिड़की दरवाजे की बात नहीं हुई तो देखो अग्रीमेंट में नहीं लिखा, ठीक है। चलो खिड़की दरवाजे लिख दिए, उसमें ये लगता है ना, क्या बोलते, कुंडी बोलते, ये नहीं लिखा मैंने, तो अब मैं तुमसे क्या बहस करूंगी, देखो अग्रीमेंट में नहीं लिखा। बनता है क्या बहस करना, मुझे बताओ। कुछ चीजें क्या होंगी, डीम्ड है ना, कुछ चीजें क्या है, डीम्ड है। भैया अगर हम घर बना रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, घर में तो ये सब होता है, ठीक है। तुम कहो कि नहीं है, ये तुमने स्क्रू जो कसना है ना ये लिखा नहीं है, तो चलो इसमें झगड़ा करते हैं। भाई इतनी छोटी छोटी बात के लिए तुम कोर्ट में जाके खड़े हो जाओगे।
तो बस साफ वो है, आपको ये समझा रही हूँ कि कुछ चीजें, मतलब मेन चीजें आपने लिखी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हूँ, दैट मीन्स कि कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो क्या होंगी, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मान लिया जाएगा कि कंपनी वो काम कर सकती है, अगर नहीं भी लिखा है तो भी। वैसे तो सारी चीजें लिख दो तो अच्छा है, ताकि कल को डिस्प्यूट ना हो, लेकिन स्टिल पॉसिबल कि भैया कुछ ना कुछ रह जाएगा, लेकिन वो काम जरूरी है उस काम के लिए, तो ये आपको मिल ही जाएगा। समझ में आया? डाउट समझ में आया भाविका? चलो, एवरी कंपनी में नेसेसरली पोजेस दी सर्टेन पावर विच आर इम्प्लाइड सच एज पावर टू अपॉइंट। अगर कंपनी ने लिखा है कि भैया हम पावर है हमारे पास अपॉइंट करने की, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी को अपॉइंट कर सकते हो तो हम अपने बिहाफ में क्या कर सकते हैं, एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। वेर इट इज अ ट्रेडिंग कंपनी, अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है, पावर टू बोरो गिव सिक्योरिटी फॉर द पर्पस इट्स बिजनेस। इन्होंने कहा कि आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिलेटेड होगा, इंप्लाइड होंगी, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। वो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा, ठीक है। सच पावर आर इंसिडेंटल, ध्यान रखना वो पावर कहीं ना कहीं क्या होंगी, इंसिडेंटल होंगी, ठीक है। याद करो हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो चीजें पढ़ा था, एक था मेन मैन्युफैक्चरिंग, इंसिडेंटल एंसिलरी में क्या होगा, उससे रिलेटेड चीजें लिखने का बेस्ट ट्राई करेंगे, लेकिन स्टिल अगर रह जाता है तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाएगा कि भैया आप ये काम कर सकते हो। कैन बी इन्फर फ्रॉम द पावर एक्सप्रेस इन दी मेमोरेंडम, ये केस में हुआ था, इस केस को इन्होंने बस समझाया, मतलब इंप्लाइड पावर को समझाने के लिए उन्होंने केस की हेल्प ली, कोई बात नहीं। The principle underlying the exercise of the such power is that company is carrying on the business for which consider must be able to pursue those things which are regarded as incidental। हम बस क्या कह रहे हैं कि क्या चीजें कवर हो जाए, इंसिडेंटल, या फिर कौन सी जो भी उनसे कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट है जो भी। तो कुल मिलाकर अगर एकदम शॉर्ट और सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट और सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो ये बस कहना चाहते हैं, implied power क्या लिखा है, a company can only do activities that are allowed by the memorandum, जनरल रूल। कंपनी वही कर सकती है जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है, जनरल रूल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि बट टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव, जब हम अपना मेन काम करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ बोला है एक्सप्रेस पावर भी होंगी जो साफ साफ लिखा होगा, और कुछ इंप्लाइड होगी जो लिखा नहीं है, बट नेचुरली रिक्वायर्ड, नेचुरल है कि वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नेचुरल है वो काम तो आपको करना अलाउड है। एक्सप्रेस है मतलब लिखा है, इंप्लाइड है लिखा नहीं है, नेचुरली मिल जाएगा। Implied power doesn't need to written separately, they are automatically allowed if they support the company's मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, एमओए सेज कंपनी कैन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इट्स एम्प्लाइड कि भैया कंपनी अगर कोई कुछ भी गुड्स बना रही है तो भैया एम्प्लॉयज तो हायर कर ही सकती है। लिख दिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल तो खरीदेगी ही, ठीक है, उसके रिगार्ड में बोरो तो करेगी ही, ठीक है, रॉ मटेरियल को बोरो तो करेगी। अब जरूरी थोड़ी है कि पूरा उधार में, सॉरी कैश में लेके आए, तो हम रॉ मटेरियल उधार में लेकर आ सकते हैं, उधार में। हम फाइनेंस लेने की बात नहीं कर रहे, याद रखना कि भैया हम लोन ले, एक लोन लेना अलग होता है, उधार में माल लेना अलग होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया। मुझे बताओ मेन कंसेप्ट समझ में आया? मेन कंसेप्ट क्या है? जनरल रूल एमओए में जो एक्सप्रेस कर रखा है बस वही काम कर सकते हो, एक्सेप्शन नहीं भी लिखा है, जो नेचुरली आपको मिलता है वो भी किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो बुक की, जरा मुझे बताओ नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग को डिकोड करो। पावर्स विच और स्लाइड दिखाओ। क्या बोल रही है शिका, बता बेटा। करनी पड़ेगी। अब हम कुछ लिस्ट पढ़ने वाले हैं, अब हम कुछ लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ये लिस्ट किस चीज की है कि भाई ये तो एक्सप्रेस तरीके से लिखी ही होनी चाहिए। ये अगर नेचुरली मिल रही है तो हमें नहीं इससे कोई लेना देना, ये लिखा होना चाहिए। लॉ ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। लॉ क्या आपका? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोला ये तो एक्सप्रेसली लिखा होना चाहिए। क्या हेडिंग समझ में आए? वापस आ जा रही हूँ हेडिंग में। हेडिंग क्या है? पावर विच आर
नॉट इम्प्लाइड, नॉट इम्प्लाइड मतलब पावर विच आर एक्सप्रेस, मतलब MOA में साफ साफ लिखा होना तो ही हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। याद है हमने केस पढ़ा था, फाइनेंस की बात लिखी, एक्चुअली में यहाँ लॉ में बता के रखा है कि भैया कुछ बातें आपको लिखनी कंपलसरी पड़ेगी। कितने पॉइंट्स है, काउंट करो कितने पॉइंट्स है। इन 9 पॉइंट्स में हर एक में केस बता के रखा है। हर एक में केस बता के रखा है। चलो शॉर्ट सिंपल बस बता रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला क्या लिखा है, एक्वायरिंग अनदर बिजनेस। मैं आईटेक्स किसी और क्लासेस को खरीदना चाहती हूँ, मैं CS दुनिया को खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। मैं अन अकेडमी को खरीदना चाहती हूँ, मैं बाईजूस को खरीदना चाहती हूँ। आज मैं अगर बोल रही हूँ कि मुझे अन अकेडमी को खरीदना है, मुझे बाईजूस को खरीदना है, मुझे CS दुनिया को खरीदना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने मेमोरेंडम में जाके देखना पड़ेगा क्या मेमोरेंडम में ये पावर है। मेमोरेंडम में अगर साफ साफ लिखा है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, किसी और के बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं, तो ही मैं खरीद पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं। मतलब जितनी भी कंपनी आपको दिखती है ना मर्जर अमलगमेशन करती हुई, उनकी मेमोरेंडम में पावर है। अगर नहीं ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा आप क्या काम करते हो, देखो हम तो पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम क्या करते हैं, किसी और मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं, हम किसी और बिजनेस को खरीद सकते हैं, ये सब लिखा होना चाहिए। इसीलिए मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि हो सकता है हम भविष्य में कौन सा काम करें। नहीं लिखा है तो बाद में आकर आप क्या कर सकते हो, उसे ऑल्टर भी कर सकते हो। तो साफ साफ बोला, इवन इफ दी सिमिलर टू इज ओन। अगर आप किसी और का भी बिजनेस खरीद रहे हो, मतलब मैंने अन अकेडमी बाईजूस ये सिमिलर नेचर के बिजनेस बोले, भैया वो भी टीचिंग लाइन में है, वो भी एजुकेशन लाइन में है, ठीक है। मैं चाहूं तो कुछ और भी खरीद सकती हूँ, दूसरे का बिजनेस भी, स्पोर्ट्स वाली मैंने बिजनेस खरीद लिए, या फिर मैंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाले बिजनेस खरीद लिए, मतलब मैं कोई भी बिजनेस खरीदूं मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। इवन मैं अपने सिमिलर नेचर वाला बिजनेस भी खरीदूं तो ये भी मेरे मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। रिक्वायरिंग एक्सप्रेसली मेंशन होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं क्या चीजें एक्सप्रेस तरीके से मेंशन होना चाहिए तभी हम मानेंगे, ये नेचुरली इंप्लाइड तरीके से मिलने वाला नहीं है। पहले दो बातें समझ में आई, पहला क्या बोलता है, किसी और के बिजनेस को एक्वायर करना, इवन वो अपना सिमिलर नेचर का ही क्यों ना हो, मतलब दोनों टाइप। दूसरा पॉइंट जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप, समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं मिलकर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई। ये डिफरेंस क्या है, दो कंपनी मिलकर कर रहे हैं। अभी इस स्टेज में तो दोनों तुम्हारे लिए सिमिलर है, जब मैं तुम्हें सिविल पढ़ाऊंगी तब मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगी जॉइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अभी दोनों में सेम है, दोनों मिलकर ही काम करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो कैरेक्टरिस्टिक सेम क्या है, दोनों मिलकर काम करें। आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि आप कल को पार्टनरशिप कर सकते हो, जॉइंट वेंचर कर सकते हो, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये केसेस के नाम दिए हुए साइड में, ठीक है। टेकिंग द शेयर इन, मतलब किसी और कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे आईटेक से मेमोरेंडम में लिखा है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ तो ही इन्वेस्टमेंट करूंगी, अदरवाइज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। मतलब रिलायंस अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है या कोई और कंपनी रिलायंस कंपनी में पैसा लगा रही है तो मेमोरेंडम में पावर है। समझ में आया। इवन विद दी सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये समझ में आ रहा है, मतलब हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जो हम काम करते हैं वही सेम वो भी काम करते हैं। तो अगर अनदर बिजनेस है या फिर सिमिलर है, दोनों हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। डन, कितने पॉइंट हो गए, तीन। एक्वायरिंग बिजनेस, दूसरा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, नेक्स्ट शेयर परचेस करना, इन्वेस्टमेंट करना। क्या लिखा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड अनलेस क्लियरली ऑथराइज। नहीं समझ में आया, क्या आया समझ में इस स्टेटमेंट से, नहीं दीदी नहीं आया। चलो मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ते, फोर्थ पॉइंट ट्राई करो। बाकी सब तो समझ में आ रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टेकिंग शेयर ऑफ द अदर कंपनी where such investment authorized doing indirectly that which will not be intravirus if done directly। ये लास्ट लास्ट आता इन लोगों ने घुमा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आ जाओ प्लेन, अ कंपनी कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, जो कंपनी
इनडायरेक्टली नहीं कर सकती वो काम वो डायरेक्टली भी नहीं कर सकती। चलो थोड़ा बहुत तो समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा कि वो होटल बिजनेस का काम करेगी, मतलब आईटेक्स कंपनी में क्या मेमोरेंडम में होटल बिजनेस का काम नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो क्या वो मैं काम कर सकती हूँ क्या? नहीं। मैंने लिखा मैं एजुकेशन का काम कर सकती हूँ, मैं फाइनेंस का काम कर सकती हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट का काम कर सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट शेयर खरीदने का काम कर सकती हूँ, ठीक है। होटल बिजनेस वाली बात नहीं लिखी, डन। कंपनी के मेमोरेंडम में होटल बिजनेस नहीं लिखा है। यू कैन नॉट बाय द शेयर ऑफ, क्या लिखा है? आप क्या नहीं करोगे? होटल लाइन वाली कंपनी के शेयर भी नहीं खरीदोगे। जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं करोगे। डूइंग होटल बिजनेस टू एंटर दैट फील्ड इनडायरेक्टली। तो इसीलिए अलग से लिखा होना चाहिए। लिखा है तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। वापस, मैं अगर होटल लाइन में नहीं हूं तो होटल लाइन वाले बिजनेस में भी पैसा नहीं लगाऊंगी। अगर आपको लगाना है तो प्रॉपर एक्सप्रेस करिए। क्या ये बातें समझ में आ रही है? जो काम मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती उसे मैं घुमाकर भी नहीं करूंगी। इसीलिए घुमा के नहीं करूंगी तो मतलब डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट क्या कर लो? लिख दो कि हम होटल लाइन वालों में क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। अब समझ में आया क्या? कंपनी कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, नॉट अलाउड टू डायरेक्टली। ठीक है। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ो, और अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी सी घुमाई है उन्होंने, आप चुपचाप ये वाली लाइन लिख दो, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, होटल वाला एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, नॉट अलाउ अनलेस क्लियरली ऑथराइज। तो क्लियरली आपको लिखना होगा कि भैया हम ये काम भी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? कितने पॉइंट हो गए? पहला एक्वायरिंग बिजनेस, दूसरा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, तीसरा पॉइंट टेकिंग शेयर्स इन अनदर कंपनी, फोर्थ पॉइंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फिफ्थ, प्रमोटिंग, और क्या लिखा है? और फाइनेंशियली हेल्पिंग। किसको प्रमोट कर रहे हो? दूसरी कंपनी को। किसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो? दूसरी कंपनी को। कुछ केस याद आना चाहिए। अभी एशबरी वाला केस क्या था? वो रेलवे कंपनी क्या दे रही थी? बोला था कि भैया कंस्ट्रक्शन करो, उसने कहा पैसे भी दे दो भाई, दे दिया। साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, लिखा होना चाहिए। अगर मेमोरेंडम में लिखा है तो वो काम कर सकते हो, मेमोरेंडम में नहीं लिखा तो वो काम नहीं होगा। हम किस चीज की लिस्ट पढ़ रहे हैं? किस किस चीज की लिस्ट है? डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपके पास ये पावर नहीं है। इनडायरेक्ट पावर नेचुरली जो होता है वो हम देंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पे बातें बोली वो एकदम एक्सप्रेस होना चाहिए। वो अगर नेचुरली भी आ रहा है तो भी हम आपको अलाउ नहीं करने वाले। ये लॉ ने बोल दिया साफ साफ लिखा होगा तो हम अलाउ करेंगे, नहीं लिखा तो नहीं। आप कितना भी कल को केस लेके आओ, नहीं दीदी देखो ना नेचुरली कनेक्ट कर रहा है, अरे भाड़ में जाए, नेचुरली कनेक्ट कर रहा है तो करे, हमें उसे लेना देना नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखा है? सेलिंग। हम अपना पूरा एंटायर बिजनेस बेचने का सोच रहे हैं, लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, यूजिंग द फंड फॉर अ, आप अपने कंपनी के पैसे को, फंड को पॉलिटिकली पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, ये भी आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। और अगर नहीं लिखा है तो क्या करना है? मेमोरेंडम को ऑल्टर कर लो। मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए क्या करना है? सारे शोल्डर को बुलाओ, जनरल मीटिंग करो, रेजोल्यूशन पास करा। ठीक। डोनेशन फॉर दी, केस याद आना चाहिए, अनरिलेटेड चैरिटी। अभी कौन सा एक केस था? उस केस में क्या था? दो कंपनी मर्जर अमलगेट हो गई थी, ठीक है। दूसरी कंपनी ने क्या बोला कि भैया तुम चैरिटी के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे उसमें पुराने में लिखा था। अगर तुम चाहते हो अनरिलेटेड एक्टिविटी, रिलेटेड है, जो तुम काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड है, चल जाएगा, वो नेचुरली है, ठीक है। लेकिन अगर अनरिलेटेड, वो अनरिलेटेड था, उन्होंने क्या बोला था? वो कर रहा था ट्रेड को प्रमोट करता, जो वो ट्रेड कंपनी करती भी नहीं है। तो डोनेशन फॉर द अनरिलेटेड चैरिटी मस्ट बी मेंशन इन दी मेमोरेंडम। एंड आखिरी वाला, एक्टिंग एज अ गारंटर श्योरिटी। अगर कंपनी किसी की गारंटर बन रही है, अगर कंपनी किसी और को श्योरिटी दे रही है कि भैया इसने पैसे नहीं दिए तो हम है, लिखा होना चाहिए। कंपनी में अगर पावर है कि वो गारंटर बन सकती है तो बनेगी, नहीं तो वो किसी को भी वादे कर दे, वो गारंटर की लाइबिलिटी में है ही नहीं। कितने पॉइंट हो गए? हम पढ़ रहे हैं, ये साफ साफ मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। पहला पॉइंट एक्वायरिंग बिजनेस, दूसरा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, टेकिंग शेयर इन अनदर कंपनी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग या फिर फाइनेंशियल हेल्प करना किसकी? अनदर कंपनी की। पूरा बिजनेस बेचना लिखा होना चाहिए। फंड यूज कर रहे पॉलिटिकल पर्पस के लिए, डोनेशन किसके लिए? अनरिलेटेड चैरिटी के लिए, और
एक्टिंग एज अ गारंटर या फिर श्योरिटी। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? आपकी बुक की लैंग्वेज में आओ, कौन सा पॉइंट है? जो पॉइंट नहीं समझ में आने वाला था फोर्थ वाला, वो मैंने आपको समझा दिया। और कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा? थर्ड वाला, टेकिंग शेयर इन अनदर कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा अगर मैं शेयर खरीद रही हूं अन अकेडमी कंपनी के या फिर कोई ऐसी कंपनी के जो एजुकेशन लाइन में है, तो ये आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट में है। ये आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि हम किसी भी सिमिलर नेचर वाली कंपनी पे, सिमिलर बिजनेस के नेचर वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते, शेयर ले सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। समझ में आया? पक्का? कौन सा वाला? लास्ट वाला, लास्ट वाला पॉइंट। अपन मुझे बताओ, गारंटर समझते, श्योरिटी समझते? कौन होता है गारंटर? अनुष्का ने पैसे लिया अनुकृति से, अनुकृति ने क्या बोला? नहीं, अनुष्का को पैसे नहीं दूंगी, बचपन से देख रही हूँ मैं इसको, है ना, वापस नहीं लौटाती, दीदी आप गारंटर बन जाओ। मैंने कहा यार चुका देगी अनुष्का, तो मैं गारंटर बन गई किसकी? अनुष्का की। मैं कह रही हूँ मैं नहीं बनी हूँ, आईटीएस कंपनी बन रहा है। आईटीएस कंपनी क्या बन रहा है? गारंटर बन रहा है। आईटीएस कंपनी कह रहा है अनुष्का पैसे चुका देगी, और अगर नहीं चुकाया तो आईटेक्स पे करेगा। लेकिन आईटेक्स के मेमोरेंडम में लिखा है क्या वो गारंटर बन सकता है? लिखा है तो वो बनेगा, नहीं लिखा है तो अनुकृति फंसने वाली है। अनुकृति ने अच्छे से देखा क्यों नहीं? हमने तो हवा में हाँ बोला था। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है? पक्का? हम्म, बिल्कुल होता है। स्टेडियम बुक कर लिया जाता है भाई एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे रिलायंस कंपनी की बात करो, वानखड़े स्टेडियम जो है प्रॉपर एजीएम कर दिया बुक, जहाँ मैचेस होते हैं, इतनी पब्लिक, ठीक है, तो वहां आए, आओ सब भरकर, और वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग भी इम्पॉसिबल है ना? तो क्या लगता है एक दिन में हो पाएगी? वोटिंग दो तरीके की होती है, एक होता है शो ऑफ हैंड, हाथ खड़े करो, भाई इतनी स्टेडियम में हाथ खड़े काउंट कैसे कोई करेगा। और एक क्या होता है, इलेक्शन जैसे पोल कंडक्ट होते हैं ना, इलेक्शन, आओ पर्ची डालो, लंबा प्रोसेस, आओ पर्ची डालो लाइन लगा कर, पहले जमाना बदल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है अब चीजें, ठीक है। तो अब वो जो बूथ है, डब्बा लगाया, पर्ची डाला, फिर खोल कर चेक किया जाएगा, तो ये होता था, सब हुआ है ये सब। अब जमाना क्या आ गया भैया, बैठे ना सब, कौन बनेगा करोड़पति देखा ना, हाथों में सबके रिमोट आ जाता है, टिंग 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 टिंग, है ना? तो जब बहुत सारे लोग हो तो इस तरीके से वोट किए जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रोसेस ऐसी थी, शो ऑफ हैंड बहुत मुश्किल हो गया है, पोल कंडक्ट करना और मुश्किल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है सारा, ठीक है। तो यस, एक चैप्टर ही आपका जनरल मीटिंग का है, ये सारी चीजें उधर पढ़ेंगे डिटेल में। डन? चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है? अभी तक समझ में आ रहा है? इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो छड़ी लग जाएगी केसेस की, देख ही रहे हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? शोल्डर राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या शोल्डर का राइट है बताओ जरा। शोल्डर अगर शेयर होल्डर है तो उसके बहुत सारे राइट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आपके साथ डिस्कस की जा रही है, वो, हाँ, वोटिंग राइट्स, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक गलत हुआ इनके साथ, मैंने तुम्हें अलॉटमेंट गलत दे दिया है, समझना। अ शोल्डर कैन गेट बैक द मनी पेड बाय हिम, तुम शेयर का राइट है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा टू द कंपनी अंडर द अल्ट्रा वायरस। हुआ क्या अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुआ, मतलब जो मैंने आपको शेयर अलॉट किए बियॉन्ड द पावर किए। फॉर एग्जाम्पल, क्या है मेरी ऑथराइज कैपिटल? 1 करोड़। मेरी ऑथराइज कैपिटल क्या है? 1 करोड़। मैंने लिमिट क्रॉस कर दी, 10 लाख तुम्हें उठा के दे दिए, 1 करोड़ 10 लाख कर सकती थी क्या? अल्ट्रा वायरस कर दिया भाई, गलत कर दिया मैंने। तो साफ बोला इन्होंने कि भैया अलॉटमेंट ही गलत है, ये अलॉटमेंट तो करना अलाउड ही नहीं है। अब क्या होगा? इन्होंने कहा कि भैया गलत है, तो शेयर होल्डर का राइट बनता है, शेयर होल्डर को उसको उसका पैसा वापस मिलेगा। अब तुम लोग समझना थोड़ा सा, मैंने तुम लोगों को दिया, कंपनी ने किससे डील करी? तुम लोगों को। भाविका को पकड़ते, भाविका को बहुत जल्दी थी, उसने कहा यार एक दिन में पैसा डबल करना है मुझे, मैंने उसको आज दिया, जब तक बात फैलती पता चलता मैंने गलत अलॉटमेंट किया, भाविका आज रात ही ये शेयर बेच चुकी थी किसी और को, ठीक है। किसको बेचा? अपने पड़ोसी को बेच दिया, ठीक, समझना। मैंने तुमको दिया, आईटेक्स ने तुमको दिया ना, तो आईटेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आईटेक्स ने गलत काम किया है, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस किया जाएगा।
ठीक है, लेकिन भाविका के पास तो शेयर है ही नहीं, तुम सबको मिल जाएगा। भाविका का शेयर तो उनके पड़ोसी को मिल चुका है। अब क्या मैं लाइबल हूं उस पड़ोसी को भी पैसे देने के लिए? नहीं, साफ बोला, ट्रांसफरी ऑफ द शेयर फ्रॉम हिम वुड नॉट हैव बीन सो अलाउड। हम ओरिजिनल शेयर होल्डर को देंगे जिसने डायरेक्ट कंपनी से लिया, हम उसके लिए लाइबल नहीं हो जिसने दूसरे शेयर होल्डर से लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? भैया उनको फिर पैसे कौन देगा? भाविका की गलती, भाविका देगी भाई, वो पर्सनली उसके लिए जाएगी। कंपनी ने आपको दिया तो कंपनी ने आपके साथ गलत किया तो आपके लिए, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है जिसको आपने भेज दिया। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में बस बताऊं तो ये केस है। केस क्या बोलता है समझो। इफ अ कंपनी अलॉट शेयर्स बियॉन्ड इट पावर, अगर वो पावर के बियॉन्ड जाती है तो इसे अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम बोला जाएगा। साफ साफ बोल दिया, ऐसे अलॉटमेंट को हम क्या बोलते हैं? वॉइड है। ऐसे अलॉटमेंट हमारी नजरों में गलत है। ओरिजिनल बायर को क्या मिल जाएगा? रिफंड। वो ट्रांसफरी बायर ऑफ दी समवन एल्स, वो पड़ोसी क्या बोल दिया? कुछ नहीं मिलने वाला भाई तुझे, तो इतनी क्या जल्दबाजी थी, रुक तो जा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो शोल्डर का राइट क्या है स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर केस में? इस पर्टिकुलर केस में राइट क्या है? उसको उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है बच्चों? हेडिंग बताओ नेक्स्ट। अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन हो गए हैं तो उससे होने वाले इफेक्ट, बस अभी हेडिंग पहली हेडिंग क्या लिखा है? एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से। वॉइड मतलब क्या? गलत। अगर आपके और मेरे बीच में, अगर आपके और मेरे बीच में कौन से ट्रांजैक्शन हो गए? अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन हो गए हैं, तो अब क्या होगा? उस ट्रांजैक्शन को पहली फुर्सत में क्या बोलोगे? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से वो ट्रांजैक्शन गलत है। दूसरा क्या लगा है? इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर लगाना, स्टे लगाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे अब वो काम कंटिन्यू नहीं होगा, स्टे लग जाएगा, रुक जाएगा। स्टे मतलब क्या? इंजंक्शन मतलब क्या होता है? स्टे, स्टे मतलब रोको। नेक्स्ट क्या लिखा है? ढूंढो उस डायरेक्टर को, क्योंकि कंपनी तो लाइबल नहीं है, पर्सनली लाइबल हो जाएगा वो डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मुझसे आकर, है ना, लोन लिया। आईटेक्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा, लेकिन वो नलायक जिसने डील करवाई उसको पकड़ो, वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। बाकी की हेडिंग नहीं दी है, जिसकी हेडिंग दी है। चलो एक एक करके पढ़ते ही। अब समझ में आ रहा है पढ़ क्या रहे? इफेक्ट। चलिए रीड करते। वॉइड एब इनिशियो, द अल्ट्रा वायरस एक्ट नल एंड वॉइड एब इनिशियो। कोई भी अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होता है वो हमारी नजरों में जीरो है, ठीक है, स्टार्टिंग से गलत है। कंपनी इज नॉट बाउंड बाय दिस एक्ट, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, कंपनी बाउंड नहीं होगी। बार बार हम यही बोल रहे हैं, अगर बैंक ने आकर हमें लोन दे दिया और बैंक की गलती, उसने हमारा क्या नहीं किया? मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा ही नहीं। इवन द कंपनी कैन नॉट सू एंड बी सू अपॉन। क्या यही हुआ था एशबरी रेलवे कंपनी में? यही हुआ था कि भैया था ही नहीं फाइनेंस का काम। चलिए, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो एंड हेंस नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय द रीजन ऑफ स्टॉपल या फिर रेक्टिफिकेशन। बाय स्टॉपल भी नहीं होगा, बाय रेटिफिकेशन भी नहीं। हमने पढ़ा है मेमोरेंडम को यूनानिमस रेजोल्यूशन से भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड, इतनी बार वैसे बता चुकी हूँ। वही है, सेम है। पार्टनर वाला स्टॉपल बताओ चलो। हाँ, तो अगर मैंने बोल दिया इम्प्लाइड, स्टॉपल की जगह मैंने बोल दिया इम्प्लाइड, चलेगा क्या इम्प्लाइड? हमने वहां क्या पढ़ा था? ये तो एक्सप्रेस होना चाहिए। आपने खुद से क्यों मान लिया? जैसे कि पार्टनर वाले में क्या होता है, मैं ऐसा शो कर रही हूँ बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट मतलब इम्प्लाइड ही था ना। मैं बस ऐसा शो कर रही हूँ, कहीं लिखित में कहीं कुछ तुमने देखा नहीं, तुम्हारी गलती ना, तुमने क्यों माना? तो स्टॉपल की जगह इम्प्लाइड लिखो, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अल्ट्रा वायरस चीजें गलत है हमारी नजरों में, वॉइड है स्टार्टिंग से, बाय स्टॉपल बाय रेक्टिफिकेशन, उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या लिखा है? मेंबर, इंजंक्शन मतलब स्टे लगाना। member can get injunction to restrain a company within ultra virus act has been or about to undertaken। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मेंबर्स चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं? मेंबर्स चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। गलत हो रहा है या फिर उन्हें लग रहा है गलत हो सकता है तो पहले से ही रोक सकते हैं। क्लियर है? सॉरी, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में वॉइड बोल दिया जाएगा स्टार्टिंग से। दूसरा, उसे स्टे लगा दिया जाएगा। तीसरा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या लिखा है?
पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अब तुम्हारी जो ये बुक में 2 पैराग्राफ दे रखे हैं ना, ये लोग थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन में बस नहीं दे रहे। मैं एक बार बेटर प्रेजेंटेशन में पढ़ाऊंगी, फिर आपकी बुक की लैंग्वेज समझना। डायरेक्टर क्या हो जाएगा? पर्सनली लाइबल। समझना। ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर मस्ट बी यूज द कंपनी फंड ओनली कंपनी लॉफुल ऑब्जेक्टिव। तुम लोग हो कंपनी के सारे शोल्डर, तुमने आईटेक्स को दिया पैसा। आईटेक्स में 3 डायरेक्टर है, मैं, रॉकी सर, अभिषेक सर। हम तीनों डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया तुमने जो पैसा दिया है, जो कंपनी के पास फंड है, तुम्हारा पैसा है, इस फंड को क्या करूंगी? लॉफुल तरीके से यूज करूंगी, सही जगह पे यूज करूंगी, एज पर द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में लिखा है उसको अकॉर्डिंग यूज करूंगी। तो ये डायरेक्टर की ड्यूटी है। इफ दे यूज द फंड फॉर द एक्टिविटी नॉट अलाउड इन द मेमोरेंडम, अगर मेमोरेंडम में वो नहीं लिखा है और हम उसके लिए यूज कर देते हैं तो अल्ट्रा वायरस हो जाता है मेमोरेंडम का। ये बात तो हमें समझ में आती है, ठीक है। वेन द डायरेक्टर, लेकिन वो क्या कर रहा है? इसका मिस यूज कर रहा है। अगर डायरेक्टर मिस यूज कर रहा है तो डायरेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा? पर्सनली लाइबल। रिटर्न करेगा वो उस मिसयूज पैसे को। यहां तक समझ में? पहले हमने जनरल चीज समझी कि भैया डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे को सही जगह यूज करो जो मेमोरेंडम में लिखा है। अगर मेमोरेंडम में जो लिखा है आप उसकी जगह यूज नहीं करते तो कंपनी बाउंड नहीं है, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन बनती किसकी है? डायरेक्टर की बनती है कि भैया डायरेक्टर इसे क्या करेगा? पर्सनली लाइबल हो जाएगा। जहांगीर के केस के थ्रू ये आपको बता रहे हैं कि उसमें हुआ क्या था। जहांगीर के केस में हुआ था, कोर्ट सेड शेयरहोल्डर कैन सू डायरेक्टर। अगर शेयरहोल्डर को कोई भी दिक्कत जाती है और उनको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है तो वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, किसके अगेंस्ट जाएंगे? डायरेक्टर के अगेंस्ट जाएगा और सिविल केस बनेगा डायरेक्टली टू रिटर्न द फंड विदाउट सुइंग द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं जाएगा, डायरेक्टर के अगेंस्ट जाएगा और डायरेक्टर से मैं, रॉकी साहब, अभिषेक सर फंसेंगे, आईटेक्स नहीं फंसेगा, ठीक है। हमें हटा दिया जाएगा, हमें जगह पे नए डायरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन कंपनी तो सेफ है ना। फंसा कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो जाएगा। फ्रॉड और डिसऑनेस्टली, अगर मैंने कुछ फर्जीवाड़ा किया है जानबूझकर, मैं, रॉकेश, अभिषेक सर कुछ जानबूझकर करते, अनजाने में हुआ, हमने मेमोरेंडम को अच्छे से रीड नहीं किया, हमारी कंपनी में सीरियस नहीं था, तो अगर होते तो सिविल केस बनता है। अनजाने में हुआ तो क्या बनता है? सिविल केस कि भैया मेमोरेंडम देखा नहीं, हम नालायक थे, केयरलेस थे, नेग्लिजेंसी हमने करी, ये सब अगर हरकतें तो सिविल केस बनता है। लेकिन जानबूझकर किया, धोखा ही देना चाहते थे बैंक वाले को हम, तो साफ बोला नोइंगली फ्रॉडुलेंटली, तो भैया केस क्या बनेगा? क्रिमिनल केस बनेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप के अल्ट्रा वायरस एक्ट है। पहला, अगर अल्ट्रा वायरस किसका है? एमओए का। अगर अल्ट्रा वायरस है किसका? डायरेक्टर का, बट विद इन दी एमओए। तो क्या मैं ऐसा आर्टिकल बोल सकती हूँ? बोल सकते हो आर्टिकल। अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाते हो तो क्या रेटिफाई होगा? लेकिन डायरेक्टर अपनी पावर के बियॉन्ड जाता है, दैट मीन्स किस में आता है? आर्टिकल में। आर्टिकल में कवर होता है तो साफ बोल दिया, हाँ आर्टिकल की चीजों को तो ठीक किया जा सकता है ना, शेयरहोल्डर इन दी जनरल मीटिंग रेटिफाई कर सकता है। तो पूरा कंक्लूजन क्या है? पूरी 4 बातें। पहली बात, डायरेक्टर तेरी ड्यूटी बनती है कंपनी का पैसा सही जगह यूज करने का। दूसरा पॉइंट, अगर आपने सही जगह यूज नहीं किया, आपसे गलती हो गई है, तो आप पर्सनली लायबल हो जाओगे, सिविल केस बनेगा। लेकिन तुमने ये हरकत जानबूझकर करी थी तो अब आप सिविल केस में नहीं जाओगे। सिविल केस में तो भैया आपको बस फाइन वाइन देना पड़ेगा, आप पे क्रिमिनल केस बनता है। तो फाइनल कंक्लूजन साफ ये है, मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाओगे तो चीजें ठीक नहीं होती है, लेकिन डायरेक्टर बस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये वही है ना, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल। अब यही चीज आओ तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में पढ़े, थोड़े बोरिंग प्रेजेंटेशन में। इट इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एंश्योर दैट द corporate capital used only for the legitimate business, legal business, legitimate business, ठीक है, of the company. Hence, if such capital diverted to the purposes aligned to the company's memorandum, director will be personally liable. साफ उन्होंने बोला आप diverted हो, जो पर्पस लिखा है उसमें पैसा नहीं लगाया, आपने किसी और पर्पस में लगाया, तो साफ बोला आप पर्सनली लाइबल हो। ये जहांगीर वाले केस के थ्रू ये आपको बता रहे। क्या बातें समझ में आ रही है? फिर जहांगीर वाले केस के थ्रू बॉम्बे, अ शेयरहोल्डर मेंटेन एन एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। शेयरहोल्डर किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा? डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेगा, ना कि कंपनी के। ठीक है, कि भैया रिस्टोर करो कंपनी के फंड को, जो आपने गलत तरीके से पैसा लगाया, तुम कंपनी को पैसा वापस करो, तुम पर्सनली लायबल हो, सिविल केस बनता है। ठीक है, तो साफ बोल दिया आपको वापस देना पड़ेगा। नो अथॉरिटी टू एंटर इनटू विदाउट मेकिंग द कंपनी पार्टी टू दी। पहला पैराग्राफ समझ में आया? फिर उन्होंने बोला अगर आप डेलिबरेट मिस एप्लीकेशन कर रहे हो तो अब आपका केस क्रिमिनल एक्शन बनता है, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है।
बिटवीन द ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी एंड ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर. किसकी बात हो रही है? अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी और अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर. क्या रेक्टिफाई हो सकता है? डायरेक्टर वाला. Where the director access their authority, the same may be ratified by passing the resolution in the general body meeting of the shareholder, provided company has capacity. मतलब इंट्रावायरस होना चाहिए मेमोरेंडम के अंदर. बातें समझ में आ रही है? बस बच्चों, ये दो पैराग्राफ मैंने भी तो वही बताया, लेकिन बस प्रेजेंटेशन, तुमको भी कौन सा प्रेजेंटेशन फॉलो करना है? ये वाला करना है. ये पैराग्राफ लिखा ना तो मैंने ऐसे काट दिया. तुमको मैंने जैसे 4 पॉइंट्स बना दिए ना, तुम्हें पॉइंट वाइज लिखना है जितना हो सके. क्लियर है? पक्का कंसेप्ट समझ में आया? कौन सी? यहां से बता रही. चलो. अ शेयर होल्डर कैन मेंटेन एन एक्शन. शेयर होल्डर क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है. अगेंस्ट किसके? डायरेक्टर को. कंपेल करेगा मतलब फोर्स करेगा टू रीस्टोर दी कंपनीज फंड. कंपनी का पैसा वापस करो जो तुमने गलत जगह यूज कर लिया था. पर्सनली अपने पॉकेट से पैसा निकालो, कंपनी को दो. ऑफ द कंपनी दैट हैव बाय देम बीन एम्प्लॉयड इन द ट्रांजैक्शन. जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था तब ये डायरेक्टर उस टाइम पे कंपनी में था, एम्प्लॉय था. दैट दे हैव नो अथॉरिटी. उस टाइम पे उसके पास अथॉरिटी नहीं थी ये काम करने की और तुमने वो काम कर दिया, इसलिए तुम पे केस बनेगा. क्लियर है? पक्का. बस मैंने उसे सिंप्लीफाई कर दिया. डन. पढ़ क्या रहे हेडिंग बताओ. थोड़ा ह्यूमिड हो गया ना, मैं थोड़ा इसको ऑन कर देती हो जाए तो. चलो. अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होता है तो पहली फुर्सत में वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो. दूसरा स्टे लग जाएगा, इंजंक्शन. तुमको लिखना इंजंक्शन ही है, मीनिंग बता रही स्टे. ठीक है. तीसरा पॉइंट, अब पता चल गया डायरेक्टर कैसे पर्सनली लाइबल हो जाएगा. कोई हेडिंग दे रखी है क्या? आओ. वेयर अ कंपनीज मनी हैज बीन अल्ट्रा वायरस टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी. अगर कंपनी ने की पैसे को क्या किया है? कोई प्रॉपर्टी खरीदी है. समझना बात को. अगर आपने कंपनी के पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एक तरीके से अल्ट्रा वायरस है. मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा था और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली. किसने खरीदी? कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, उसका तो दिमाग होगा नहीं, ये डायरेक्टर ने किया. कंपनीज राइट ओवर सच प्रॉपर्टी. कंपनी के पास क्या है? राइट है. वो प्रॉपर्टी तो उसके पास ही रहेगी. क्यों? क्योंकि कंपनी का पैसे से वो घर खरीदा, वो बिल्डिंग खरीदी. हमने क्या बोला अभी? डायरेक्टर को क्या बोला था हमने? डायरेक्टर पैसा वापस कर. ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला था? डायरेक्टर पैसा वापस कर कंपनी को. डायरेक्टर ने उस पैसे से क्या खरीद लिया? प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी कंपनी रखेगी कि नहीं रखेगी? रख लेगी. या तो पैसा मिल जाए या उस पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी. तो कंपनी का राइट है कि अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी हुई है, कंपनी के ही पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदी है जो खरीदना अलाउड नहीं था और हमने खरीद लिया, तो हम डायरेक्टर से तो पैसे मांग रहे. अगर डायरेक्टर पैसे नहीं दे रहा तो भैया वो प्रॉपर्टी तो कंपनी की ही रहेगी, उसमें कंपनी का हक है. इट इज हेल्ड सिक्योर. सच प्रॉपर्टी हेल्ड सिक्योर एंड द कंपनी विल बी राइट पार्टी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी. कंपनी ही वो सही पर्सन है जिसके पास ये प्रॉपर्टी रहेगी. दिस इज बिकॉज दे दो द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड सम अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट. भले ही वो अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट था, आपके मेमोरेंडम में कवर नहीं होता, लेकिन स्टिल वो हम ये ना देखें वो प्रॉपर्टी है, वो ये देखे भैया वो पैसा है हमारा. या तो पैसे या तो प्रॉपर्टी, दोनों ही नहीं मिलेगा क्या? मिलना चाहिए ना कुछ. कि ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया? अगर मैं बोलूं, थर्ड पॉइंट बोलता है डायरेक्टर को बोलता है भैया पैसे वापस कर. फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? उस पैसे से जो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कंपनी की रहेगी, कंपनी उसकी ओनर बन जाएगी. हम्म. बिल्कुल. डायरेक्टर किसको फायदा मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है कि डायरेक्टर को मिल रहा है? डायरेक्टर तो निकल गया अब, है ना? कंपनी को ही मिलेगी. भाई कंपनी की उसमें क्या गलत? उसमें उसकी क्या गलती? ये डायरेक्टर नालायक था, पर्सनली वो लाइबल रहेगा. क्लियर है? फाइन तो लगेगा, छोड़ने नहीं वाले उसको हम. ठीक है. चलो नेक्स्ट बढ़ू. रीड करेंगे अब. आप बताइए, आप रीड करिए, मुझे बताइए क्या रिपीट है? ये रिपीट है. देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर अल्ट्रा वायरस हुआ तो उसके साथ होगा क्या, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या हो सकता है, बस यहाँ पे वो लोग रिपीट मार रहे हैं. ठीक है. अल्ट्रा वायरस अगर बोरिंग हुई है तो डज नॉट क्रिएट डेटा क्रेडिटर रिलेशन नहीं बनता है, तो बैंक भी पैसे रिकवर नहीं कर सकता. एक्सेप्शन
लॉफुल पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम ना सीएसईटी पढ़कर आए थे, उसमें हमने ये टर्म पढ़ा था टॉट। आज मुझे बताओ, प्रूव करो सिविल रॉन्ग। अभी भी पढ़ोगे टॉट, अभी भी पढ़ोगे तुम एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में, सिविल रॉन्ग। ठीक है, चलो। अ कंपनी विल नॉट लाइबल टॉट कमिटेड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। कंपनी किस चीज के लिए लाइबल रहेगी? जो उसके उसमें लिखा ऑब्जेक्ट में। अगर इसमें नहीं लिखा तो कंपनी लाइबल नहीं है। जनरल रूल क्या है? कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा तो कंपनी लाइबल भी नहीं है। डन। इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी लाइबल, अब हम पढ़ रहे एक्सेप्शन, अब हम पढ़ रहे एक्सेप्शन। जनरल रूल कंपनी लाइबल नहीं है, एक्सेप्शन। कंपनी लाइबल रहेगी टॉट के लिए, क्राइम के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। हैव प्रूफ, अगर प्रूफ होता है इन द कोर्स, याद आ रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट में है, बस यहाँ पे क्या लिखा है? कोर्स ऑफ द एक्टिविटी विद द प्रीव्यू ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम, समझा रही हूँ, ठीक है? या फिर इट वाज कमिटेड बाय द एम्प्लॉय, कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब समझो क्या लिखा है। हम हेडिंग पढ़ रहे अल्ट्रा वायरस ऑफ टॉट। टॉट का सिंपल भाषा में मीनिंग होता है सिविल रॉन्ग, कुछ भी गलत किया आपने सिविल नेचर का। अगर मैंने बोला कुछ भी गलत किया क्रिमिनल नेचर का, मतलब ज्यादा सीवियर। लेकिन टॉट कौन सा वाला है? सिविल गलत, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का दो चार थप्पड़ मारे मैंने, बस आपको मर्डर शर्डर नहीं किया मैंने। टॉट मतलब क्या? दो चार थप्पड़ मारे, ठीक है? चलो, अल्ट्रा वायरस टॉट। कंपनी ने कहा कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं तो हम लाइबल भी नहीं है, लेकिन कंपनी लाइबल हो जाएगी, कंपनी लाइबल हो जाएगी अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने गलत काम किया है इन द कोर्स ऑफ द एक्टिविटी प्रीव्यू ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम। वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था, एम्प्लॉय ने गड़बड़ी करी है, ठीक है? और जो वो एम्प्लॉय है वो क्या है? विद इन दी कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आप आईटेक्स में काम करते हो, क्या हम प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन समझते हैं? रक्षिता दी ने कुछ भी गलत किया, ओमकर भाई ने कुछ भी गलत किया, हम उसके लिए लाइबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आईटेक्स में रह के वो ये गलत काम कर रहे हैं। अगर रक्षिता दी घर जाती है और अपने पड़ोसी के साथ कुछ गलत करती है तो क्या मैं लाइबल हूँ? आईटेक्स लाइबल है क्या? नहीं। आईटेक्स तब लाइबल रहेगा जब वो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और काम करते करते मेरे क्लाइंट के साथ अगर कुछ वो गलत कर देता है, मेरे क्लाइंट तुम लोग हो, मेरे तुम हो, तुम लोग के साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसके लिए लाइबल रहूंगी। लेकिन किसी ऐसे के साथ होता है जो हमसे जिसका जुड़ाव नहीं है तो मैं उसके लिए लाइबल नहीं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बोलते तो डायरेक्टर ही है। डायरेक्टर एक्चुअल में पोजीशन थोड़ी उसकी हाई है। और तुम नोटिस करना, बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग। बाकी एम्प्लॉयज कौन? मैं, राकेश, अभिषेक, आईटेक से कंपनी, मैं, राकेश, अभिषेक सर, हम भी एम्प्लॉय है। रक्षिता दीदी, ओमकार भैया, सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, साफ सफाई वाले भैया, वो सब भी एम्प्लॉय, हम सब एम्प्लॉय है। जब एम्प्लॉय बोला तो हम सब हो गए, लेकिन जब डायरेक्टर बोला तो हम तीन हो गए। डायरेक्टर को सेपरेट इसलिए किया गया है क्योंकि दो टाइप की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग। सारे के सारे शोल्डर का पैसा किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास कि बाकी एम्प्लॉयज के पास? इसलिए डायरेक्टर को अलग किया। भैया पैसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हैवी होगी, इसीलिए डायरेक्टर को थोड़ा सा अलग किया है। लेकिन जो नॉर्मल एम्प्लॉयज में भी आती है बात, वो डायरेक्टर में भी आएंगे। समझ में आया? डन। पैसे का मैनेजमेंट ना मुकेश अंबानी के पास है। हम सब रिलायंस कंपनी के शोल्डर, मुकेश अंबानी के पास है पैसा, और जो भी उसकी टीम होगी डायरेक्टर की। लेकिन वहां काम करने वाले, है ना, अगर मेरा एक स्टूडेंट वहां पे सीएस है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, पैसे उसके पास थोड़ी ना रखे, पैसे तो भैया डायरेक्टर के फंड में है, सीएस के पास से नहीं रखे। तो सीएस वहां पे क्या है? एम्प्लॉय है। डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, लेकिन वो थोड़ा सा सेपरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि फंड का मैनेजमेंट तुम देख रहे हो, तुम थोड़े से ज्यादा क्रूशियल हो। डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बताओ। गारंटी समझते हो? गारंटी तब दे सकती है कंपनी जब वो मेमोरेंडम में लिखा होगा। डायरेक्टर कैन नॉट मेक अनऑथराइज ग्रांट unless object is promote prosperity of the company or the grant is incidental या carrying out the object of the company। सिंपल, समझ में आया? मेमोरेंडम में लिखा है तो दे सकते, नहीं तो नहीं। गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें? गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच अनेबल द गारंटी टू ब्रिंग द एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर द रिइंबर्समेंट इवन विच दे वर नो प्रॉफिट। जरा पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। ऐसी अजीबोगरीब बातें कर सकते हैं क्या? कंपनीज एक्ट क्या बोलता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब सुनो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। अभी तुमने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा तो नहीं है, ये तुम्हें प्रिंसिपल्स पूरे कंपनीज एक्ट के बेसिस में बता रहे हैं। कुछ चीजें समझी हुई है, कुछ चीजें नहीं समझी है। चलिए डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी का डिविडेंड
कौन डिसाइड करता है? कंपनी के डायरेक्टर। कभी भी तुमने रिलायंस कंपनी में भरोसा नहीं किया, तुमने मुकेश अंबानी के दिमाग पे भरोसा किया है। पैसा किसके पास है? मुकेश अंबानी और डायरेक्टर की टीम। डिसीजन कौन ले रहा है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के ब्रेन में है आपका भरोसा। रिलायंस कंपनी का नाम कल को बदल जाता है, डायरेक्टर पे है ना हमारा भरोसा। तो समझ में आ रहा है? पक्का। अब साफ साफ यहां पे उन्होंने बोला डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि नहीं। उन्हें लग रहा है कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और इस साल प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, तो प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दो। डायरेक्टर को लगा यार 3 साल से भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है हमारा, जो हमने करना था कर लिया और प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो चलो एक काम करते हैं डिविडेंड बांट देते हैं। तो डायरेक्टर की मर्जी ना कि डिविडेंड बांट सकता है कि नहीं। क्या बोल दिया इन्होंने यहाँ पर? इस केस में क्या हुआ? गारंटी। हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? कि हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ऐसी कैसी गारंटी दे दी आपने? आप तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कैसे बातें कर सकते हो? कंपनीज एक्ट बोलता है डायरेक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन ये चीज आप कहीं ऐसे लिख ही नहीं सकते, ऐसे कहीं बोल नहीं सकते, ऐसे गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो अल्ट्रा वायरस ऑफ क्या हो जाएगा? कंपनीज एक्ट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट आप कोई बात बोल ही नहीं सकते। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, प्रॉफिट होते हुए भी पैसा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को लग रहा है यार कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, कल को फिर से हम इशू लेके आएंगे, फिर से हम पैसे मांगे, इससे अच्छा प्रॉफिट में रखा हुआ पैसा उसे यूज करे ना, डिविडेंड ना दे। पैसे बढ़ेगा तो आपको भी फायदा ही होगा ना, इन्वेस्टमेंट होगा और डबल होगा प्रॉफिट। क्या बातें समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ हेडिंग क्या थी? अगर कुछ भी गलत ट्रांजैक्शन होते हैं, अल्ट्रावायरस मतलब क्या? कुछ भी बियॉन्ड दी पावर गलत ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके इफेक्ट क्या? पहला इफेक्ट, वो सारे ट्रांजैक्शन वॉइड है, नल है, जीरो है वो हमारे लिए स्टार्टिंग से ही। दूसरा, मेंबर उस गलत काम को रोक सकते हैं होने से। अगर हो चुका है तो आगे बढ़ने नहीं देंगे, या फिर होने वाला है तो रोक सकते हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली लायबल है, कंपनी का खुद का ब्रेन नहीं है। हमने डिटेल में पढ़ा, ड्यूटी डायरेक्टर की, उसको देखना है समझना है। नहीं देखा, नेग्लिजेंसी करी तो सिविल, जानबूझकर किया तो क्रिमिनल। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट बोलता है पैसा देने का। इन्होंने कहा भाई उस पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया तो कंपनी वो प्रॉपर्टी रख सकती है, ठीक है, या बेच के चलो पैसे ही रख ले, लेकिन प्रॉपर्टी भी रखने का हक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अगर नहीं लिखा है ना मेमोरेंडम में फाइनेंस की बात, तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं है और वो बाउंड भी नहीं है कंपनी। लेकिन हम क्योंकि डिटेल में आगे पढ़ चुके तो हमें थोड़ी सी ज्यादा गहराई पता है कि भैया लॉफुल पर्पस के लोगों तो निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, जनरल रूल, कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल लाइबल नहीं है, लेकिन लाइबल हो जाएगी अगर वो कोर्स ऑफ एक्टिविटी करे जो स्पेसिफाइड है कंपनी में मेमोरेंडम में है, और ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो ये काम कर रहा है। लास्ट वाला पॉइंट, ग्रांट्स गारंटी तब तक नहीं दे सकते जब तक मेमोरेंडम में लिखा ना हो। समझ में आया? पक्का? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का मीनिंग क्लियर है? पक्का? अगर मैंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का मीनिंग क्या है, बताओ क्या है? बियॉन्ड दी पावर्स। अब ये पावर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, या तो आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, या तो आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रहे हो, या तो आप आर्टिकल के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर मैंने बोला इसका एक्सेप्शन, मतलब ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये बियॉन्ड द पावर नहीं है, ये अलाउड है। सारी चीजों का एक समरी फॉर्म बना के रखा है, ठीक है। पहले शॉर्ट में समझते हैं, विथ एग्जाम्पल समझते हैं, आओ। एक्सेप्शन क्या लिखा है? इरेगुलर बट इंट्रावायरस एक्ट। इरेगुलर आएगा तो समझना प्रोसीजर। देखो थोड़ा सा तुम्हें लॉ की लैंग्वेज समझनी पड़ी। इरेगुलर मतलब क्या? प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ है, प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। रेगुलर मतलब क्या? प्रोसेस ठीक है। इरेगुलर मतलब क्या? प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करी, ठीक है। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पावर। इंट्रा वायरस में क्या होता है? विद इन द पावर। वो काम आप कर सकते थे, वो काम आप कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? गड़बड़ी कहां करी? प्रोसेस में। आओ, इफ एक्ट इज विद इन द पावर, इफ एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी इंट्रावायरस बट डन विदाउट द प्रॉपर प्रोसेस, इट कैन बी रेटिफाइड बाय द शोल्डर। आओ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी टुक अ लोन अप्रूव्ड इन एमओए। कंपनी एक लोन लेती है, मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी लोन ले सकती है, बट क्या भूल गई? टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब आर्टिकल में लिखा होगा जो बोर्ड रेजोल्यूशन, वो करना भूल गई, मतलब प्रोसेस में गड़बड़ है। तो शोल्डर कैन लेटर, शोल्डर इसे क्या कर सकते हैं? अप्रूव। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है?
मतलब क्या गड़बड़ी करी? कंपनी लोन ले सकती थी, बस प्रोसेस में गलती करी उन्होंने। अगर प्रोसेस में गलती करी तो उसे ठीक किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, हेडिंग रिलेट कर पा रहे हो? इंट्रावायरस है, लेकिन क्या किया आपने? इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज मतलब क्या? प्रोसेस थोड़ी इधर उधर कर दिया आपने। अब आप अपनी बुक की लैंग्वेज रीड करो, मुझे समझ में आए। एनी एक्ट विच इज परफॉर्म्ड इरेगुलरली, इरेगुलरली समझ में आया? बट अदरवाइज, वैसे तो ये क्या है? इंट्रावायरस ऑफ द कंपनी कैन वैलिडेट बाय द शोल्डर ऑफ द कंपनी बाय गिविंग द कंसर्न इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में शोल्डर रेटिफाई कर सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके। डन? पक्का? सेकंड पॉइंट समझते हैं थोड़े बेटर प्रेजेंटेशन में। किसने अलाउ कर रखा है? कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है। इफ अ कंपनी एक्ट अलाउ समथिंग, अगर लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने कुछ अलाउ कर रखा है, इट वॉट नॉट बी अल्ट्रा वायरस इवन मेमोरेंडम इज साइलेंट। अगर आपका मेमोरेंडम साइलेंट है और कंपनीज एक्ट ने पावर दे रखी है, जैसे कि एग्जाम्पल, एमओए इज साइलेंट इन दी मेंटेनिंग रजिस्टर। एमओए में आपने कुछ नहीं लिखा है कि रजिस्टर मेंटेन करना है कि नहीं करना, कुछ नहीं लिखा, ये सब लिखा ही नहीं है कुछ। और कंपनी क्या करती है? बट दी कंपनीज एक्ट ने बोला है कि रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। अब आज मैं आईटेक्स में कुछ एक रजिस्टर मेंटेन करती, मेमोरेंडम में तो ये नहीं लिखा था। अगर नहीं लिखा तो काम नहीं करना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? भैया मैंने तो बोला है रजिस्टर मेंटेन करो, आप अपने मेमोरेंडम में लिखना अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है तो आप ये काम कर सकते हो। मतलब ये गलत नहीं है, आपका रजिस्टर मेंटेन करना वॉइड नहीं माना, आपके रजिस्टर को फाड़ के फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो ज्यादा ही कंप्लाइंसेस किया, जो कि अच्छी बात है, मोर कंप्लाइंसेस। ठीक है, लेकिन ये नहीं, देखो रजिस्टर मेंटेन करना प्रोसेस का पार्ट है, थोड़ा समझना। बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स, मैंने लिखा कि मैं कॉमर्स की क्लासेस लूंगी मेमोरेंडम में। अगर मैं साइंस क्लासेस लेती हूँ तो कंपनीज एक्ट तो अलाउ, प्रोसेस में फंसेंगे तो निकाला जाएगा। जैसे रजिस्टर मेंटेन करना ये छोटी मोटी प्रोसेस का पार्ट है। बातें समझ में आ रही है? पक्का? अपनी बुक की लैंग्वेज रीड करो, बताओ समझ में आ रही है क्या? If act is deemed to be within the authority of the company by the Companies Act, then they will not be considered ultra vires even if they are not expressly stated in the MOA। मतलब MOA साइलेंट है। तो पहली तो बातें समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं है? शुड भी बता, चेहरे तक बता रहे मुझे, कहां फंसी बता। बड़ी बातों को लेकर ये प्रोसीजर बातें समझो, जहां प्रोसीजर आता है वहां एओ आ जाता है, जहां प्रोसीजर आता है वहां पर एओए बैठता है। तुम अगर ऊपर की अगर बात करोगे तो रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन वाली बातें कहां लिखी होंगी? कोई भी काम कैसे करना है, प्रोसेस कहां लिखा होता है? इरेगुलरिटी मैंने बोला ना प्रोसेस, यहां भी मैं बोल रही हूँ प्रोसेस, तो प्रोसेस कहां है? एओए। तुम नोटिस करो ये सब एओए की बात हो रही है। मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, साफ जो उन्होंने बोला ये लिखना, लिखा होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं चलेगा, वो लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तीसरा, ये तो बड़ा ही था, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट। इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट मतलब क्या था? मेन ऑब्जेक्ट के आसपास है। इफ सम स्मॉल एक्ट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो हम इसे वैलिड एक्ट। अगर आपका मेन एक्ट है और उससे छोटी मोटी जो चीजें हैं वो उससे अगर कनेक्टेड है तो इट वो नॉट बी इनवैलिड, उसे इनवैलिड नहीं बोलेंगे अनलेस अलग से अगर उसे बैन ना किया हो। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ चीजें एक्सप्रेस है तो आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? मेन ऑब्जेक्ट, यार वही वाला एग्जांपल जो मैं कुंडी वाला कह रही थी, कुंडी मैंने अगर नहीं लिखी, खिड़की दरवाजे अगर मैंने नहीं लिखे, तो क्या घर बनाने के पार्ट में वो नहीं है क्या? तो साफ ये बस ये कह रहे, कंपनी बिल्ड अ फैक्ट्री, कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई, इंस्टॉल किया, उसमें एक सिक्योरिटी रूम निकाल लिया भाई सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो सिक्योरिटी रूम भी क्या है? वैलिड है। अब फैक्ट्री बनाने में हमने ये सिक्योरिटी रूम वाला पॉइंट लिखा नहीं, तो ये लेकिन इंसिडेंटल तो है ना, ये इंसिडेंटल तो है। क्या ये बातें समझ आ रही है? सब आर्टिकल की बात कर रहे हैं बच्चों, सब आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और आर्टिकल तो क्या होता है? रेटिफाई होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्ट्रा वायरस, ये भी बताइए। डायरेक्टर, डायरेक्टर ने क्या किया? अपनी पावर ज्यादा यूज कर ली, लेकिन वो क्या है? हाँ, इफ डायरेक्टर गो बियॉन्ड देयर ओन पावर but stay within the company's scope, shareholder can
अप्रूव इट, वही वाला पॉइंट बच्चों सब रिपीट करके एक साथ मिक्स करके दे दिया। डायरेक्टर डोनेट करता है फंड विदाउट दी बोर्ड अप्रूवल, बट एमओ ने लिखा है कि हाँ आप क्या कर सकते हो, एमओ में लिखा था आप डोनेशन दे सकते हो, बस उसने अप्रूवल नहीं ली, मतलब फिर से आर्टिकल। कुल मिलाकर ये सारी बातें क्या बोलता है, मेमोरेंडम में दे रखी है, कंपनीज एक्ट में दे रखी है। अगर आर्टिकल में कुछ इधर उधर चीजें हो जाती हैं तो ये सारी चीजों को रेटिफाई किया जा सकता है, इसे वैलिड किया जा सकता है। पूरा अगर मैं आपको कंक्लूजन बोलूं, पूरा कंक्लूजन बोलूं, अगर कुछ भी क्या है इंट्रावायरस है बट वो क्या है इरेगुलर, मतलब क्या प्रोसेस में कुछ भी इधर उधर है, कैन बी रेटिफाई। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है ना, जैसे कि एग्जांपल रजिस्टर मेंटेन करना, ये काम आपका, वो रजिस्टर आपका क्या माना जाएगा, वैलिड। इंसिडेंटल एक्ट्स, इंसिडेंटल मतलब मेन एक्ट का क्या है, इंसिडेंटल फॉर्म है, तो हमेशा वैलिड है। अगर लॉ ने अलग से कुछ मना कर रखा है तो मानेंगे मना, अदरवाइज हमारी नजर में तो वो सही है इंसिडेंटल। कुछ इंसिडेंटल एक्सप्रेस होने चाहिए, जो उन्होंने बोल दिया वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, डायरेक्टर अगर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो यस शोल्डर से क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट एकदम क्रिस्प वे में मैंने आपको बता दिया विथ हेडिंग विथ कंक्लूजन। हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का एक्सेप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस बोलता है क्या नहीं हो सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या बोलता है, बियॉन्ड द पावर आप काम नहीं कर सकते, यही। अब ये क्या बोल रहे हैं, कर सकते हो और चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब एक बार फटाफट कोई रिवीजन जो भी अभी तक पढ़ा, क्योंकि अब जाकर आपका क्या खत्म होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। फटाफट, सबसे पहले आपने मीनिंग समझा, सबसे पहले आपने क्या समझा, मीनिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर, दोनों का मतलब अगर साथ में बोलेंगे बियॉन्ड दी पावर। इन्होंने बोला है कंपनीज एक्ट ने, इन्होंने साफ बोला है कंपनीज एक्ट ने जो पावर दी है प्लीज उसे क्रॉस मत करो, मेमोरेंडम में जो पावर दी है उसे एक्सीड नहीं करो, आर्टिकल में जो पावर दे रखी है उसे एक्सीड मत करो, किससे, रिजोल्यूशन से, अग्रीमेंट से, आपको ऐसा अलाउड नहीं है। प्लीज बियॉन्ड दी पावर अगर हो रहा है तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि भैया एक होता है अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड दी पावर, एक होता है इंट्रा वायरस विद इन दी पावर। हमने समझा कि भैया ये डायरेक्टर एओ का ही पार्ट है, डायरेक्टर एओ का ही पार्ट है, क्योंकि डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए अलग से इसको है ना बार बार आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे दिखता है। तो सबसे पहली बात, जो कंपनीज एक्ट है उसके बियॉन्ड जाते हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा, शोल्डर मिलकर भी इसको रेटिफाई नहीं करेंगे, मेमोरेंडम को भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता, रेटिफाई किया जा सकता है तो बस किसको, आर्टिकल, डायरेक्टर ने जो हरकत करी है, लेकिन शर्त हमारी क्या है कि ये मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के अंदर तो होना चाहिए। और लास्ट में जो हमने वो एग्जांपल्स पढ़े वो भी हमने यही पढ़े। फिर हम एक एक करके कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ा था हमने, और अभी आज रिवाइज भी किया था कि भैया अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट का क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम का क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल का। फिर हमने क्या पढ़ा, केसेस पढ़े, ये पूरे केसेस 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 पढ़े। फिर हमने लोन बोरिंग ये सब पढ़ा कि भैया सुनो डायरेक्टर क्रेडिटर का तो रिलेशन बनता ही नहीं और कंपनी से कोई पैसे निकलवा भी नहीं सकता, लेकिन निकलवाया जा सकता है अगर आपने लॉफुल एक्सपेंस पढ़ा था, ये हमने। चलो यहां तक तो हमने पिछले की पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, नहीं पिछली क्लास में पढ़ा था। यहां से आज हमने पढ़ा इंप्लाइड पावर क्या बोलता है, कुछ चीजें हैं जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरली आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स बताए, ये नेचुरली नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा, खत्म किया। फिर हमने बोला कि अगर आपने अलॉटमेंट गलत कर दिया शोल्डर को अल्ट्रा वायरस, तो भैया राइट बनता है शोल्डर का कि उसे उसके पैसे वापस मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा अगर हो गया अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन तो क्या होगा, भैया वो ट्रांजेक्शन तो वॉइड एब इनिशियो है, रोक दिया जाएगा और डायरेक्टर इसके लिए पर्सनली लाइबल होगा, और कंपनी को उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो गलत तरीके से खरीदी गई थी, प्रॉपर्टी का हक कंपनी के पास ही जाएगा। फिर डेटा क्रेडिटर वाला रिपीट किया, जनरल रूल कंपनी लाइबल नहीं है, लेकिन उनके एमओए में था एम्प्लॉय विद इन दी एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा था तो कंपनी भी फंसेगी, उसके लिए लाइबल हो जाएगी, ठीक है। अल्ट्रा वायरस ग्रांट एंड गारंटी क्या बोलता है, मेमोरेंडम में गारंटी दिया है तो ही, अदरवाइज नहीं। फिर फाइनली हम इसका एक्सेप्शन पढ़ते हैं, एक्सेप्शन की हमने समरी पढ़ी कि भैया कुछ भी इंट्रा वायरस है ना, वो यही बोलना चाह रहे, कुछ भी आर्टिकल के अंदर आ रहा है ना सब ठीक किया जा सकता है, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट आओगे ना तो ठीक नहीं किया जाएगा। अब जाके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पूरे से होता है ओवर। समझ में आया, ये था वो इतना बड़ा कंसेप्ट, ठीक।
पहला डॉक्ट्रिन, टोटल डॉक्ट्रिन है कितने? 5। ठीक है, पहला खत्म। क्या समझ में आया? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी ने नेक्स्ट क्लास में, कि कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब क्या हम क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, वो केस स्टडी फॉर्म में आते हैं और बहुत ज्यादा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यही डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं की केस स्टडीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। हाँ बेटा।